नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्र का बजट 2023 आज निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है, जिसका विरोध मध्य प्रदेश की सपा पार्टी के नेताओं ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट 23-24 के चुनाव को देखते हुए बनाया है, जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ नहीं है। दाल, आटा, चावल, तेल के दाम वही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। सर, आज बजट आया है। बजट में बहुत सारे सामान सस्ते करने का सरकार ने निर्णय लिया। कहीं 2023 का लॉलीपॉप तो नहीं? आप ही ने जवाब दे दिया, आप ही ने सवाल कर लिया। लॉलीपॉप भी दे दी और सवाल भी कर लिया। ये जो बजट है ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़रूर थोड़ा सा फ़ायदेमंद है, लेकिन गरीब इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसमें नौजवान जो बेरोज़गार है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, किसान नज़र नहीं आ रहा है। ये 3 साल का जो बजट पेश हुआ है, ये बजट एक जनता के साथ छलावा है और इस बजट में कोई भी कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि हम सरकार का धन्यवाद अदा करें। हम इस ऐसे बजट को हम चुनावी बजट कहते हैं, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि उसकी सरकार उखड़ते हुए पेड़ दिख रहा है, उखड़ती हुई सरकारें दिख रही हैं। चिंतन शिविर जगह जगह लगा दिए गए। अभी से लगता है कि पूरे देश में चुनाव शुरू हो गए। ऐसे बजट लाके जो सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया, ये देश की जनता बाखूबी जानती है कि बजट सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, देश की सबसे बड़ी कंपनी BHEL में नहीं देते। क्या सवाल है? विदेशी चांदी महंगी करी है और देशी चीज़ सस्ती करी है, इस पर क्यों नहीं देखते आप? क्या सस्ता किया है? जो गरीब की पहुंच से बाहर है वो सस्ता किया है। मोबाइल सोना सस्ता किया है, हीरे सस्ते कर दिए, चांदी सस्ती कर दी है। गरीबों के लिए खाने को आटा नहीं है, सोने चांदी के भाव कम कर रहे हैं। भाव अगर सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। अगर सरकार गरीबों के प्रति कटिबद्ध होती और गरीबों की चिंता होती तो आटा हमने अभी 6 महीने पहले 10 रुपये किलो लिया है, वही आटा हम आज 48 रुपये किलो ले रहे हैं। कलेक्ट्रेट रेट पे जाइए, तनख्वाह क्या है, गरीब को क्या मिल रहा है? सिर्फ सरकार लुभाने ख्वाब दिखा रही है। इसके सिवा कोई बजट हमें गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिससे कि हम सरकार की पीठ थपथपाएं। नहीं देते। मैंने आपसे कहा आटा हम 38 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं, आप BHEL की बात कर रहे हैं। गरीब का आटा 38 रुपये कल 40 हो जाएगा। मैं कंपनी की बात नहीं करूँगा, मैं गरीब की बात करूँगा, मजदूर की बात करूँगा, नौजवानों की बात करूँगा, शिक्षा पे बात करूँगा, किसानों की बात करूँगा जो हमारे अन्नदाता है। कंपनियों का तो घाटा और नफ़ा होता रहता है, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? तो ये निकम्मी सरकार ने निकम्मा बजट जिसे कह सकते हैं हम, निंदनीय है। हम सब मध्य प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों के साथ में प्रवक्ता ऐसे बजट की निंदा करता हूं। सर, देसी चीज़ सस्ती। ठीक, जाओ अपने लोगों को जो बोलोगे। सरकार ने बजट पेश करा है, लोकसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव, इसका बजट तो किस नहीं देते? ये सरकारें बजट तो बनाती रहती हैं और सरकार, ये पूरे देश के लोगों को मालूम है कि सरकार उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है जो कंपनी है। जिस प्रकार से देश को बेचा जा रहा है तो कंपनियों का फ़ायदा हो रहा, आम गरीब का तो हो नहीं रहा। जिस तरीके से हमारे प्रवक्ता जी ने कहा है कि किसानों का नहीं, छात्रों का नहीं, गरीबों का नहीं, वनवासियों का नहीं, ये सारे बजट सिर्फ चुनावी स्टंट दिखाई दे रहा है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी सत्ता से बाहर होने की उनको अंदर से पता लग रहा कि हम सत्ता से बाहर हो रहे, इसलिए ऐसे लोहाब ने बजट पेश करती हैं कि जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाए। अब ये शिक्षित हो रही है, हमारी पार्टी दिन रात काम कर रही है, उनको जगाने का काम कर रही, चाहे आदिवासियों की बेल्ट हो, चाहे पिछड़ों का हो, दलितों का हो, सरभारा गरीब लोग हों, उन सबको, उनकी सबकी नज़र अब समाजवादियों की तरफ है। इसलिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम ऐसे बजट को बहुत धिक्कारते हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास को अगर कुछ टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता करेंगे, उससे फ़ायदा होने वाला क्या है? ये देखा जाए कि गरीब के लिए तो रोटी दाल चाहिए, उसको क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। तो देखते हो 80-90 रुपये कुंटल लोहा हो गया, सीमेंट हो गई 400-500। ये क्या है? ये तमाशा मचा रखा है। ये भारत की कंपनियों को, जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी
कुछ चंद लोग जो भारत पर राज्य कर रहे थे, राजे महाराजे, उनको जो परमिशन दिया था, ठीक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की सरकार है वो कंपनियों को बढ़ावा दे रही, एक दिन फिर भारत को कंपनियों के अधीनस्थ करना चाहती है, कंपनी सरकार बना के उनको सलाम ठुकवाना चाहती है। समाजवादी भारत में ऐसा नहीं होने देगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत समाजवादी चल रही है, भारत के संविधान के तहत, उसको किसी भी सूरत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि भारत के संविधान की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते भारत के संविधान की। अब चूंकि पूरे भारत के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने ली है, हम उनके सिपाही हैं और हम सभी को इस बजट से वाकिफ कराएंगे कि ये जनता के लिए अहितकर बजट है और कुछ चंद लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ है, इसलिए हम ऐसे बजट को धिक्कारते हैं। पुनः धिक्कारते हुए हम अपने नेता को धन्यवाद देते हैं जो हमको गाइडलाइंस मिली हुई है। हम प्रदेश अध्यक्ष रामान सिंह पटेल के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, हम अपने सभी साथियों के, जो हमारे महासचिव हैं, प्रमुख महासचिव इंद्रभान सिंह यादव जी और शमसुल हसन, और आज लोहिया वाहिनी के जिनको आज आपने देखा है, उनकी बातों से जो चेहरा हमको प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से, हम पूरे मिलकर के जो काम कर रहे हैं, बिना हमारे सरकार मध्य प्रदेश में अब नहीं बनेगी किसी की। और वो कहते हैं देहाती भाषा में कि डोर पगैया मेरे हाथ, बछड़ा कूदे नौनों हाथ, ये सरकार ऐसी कूदती रहेगी, अब हमारे हाथ लगाम आने वाली है। इसी बात से प्रदेश के लोगों को हम आगाह करते हैं, ऐसे बजट को सभी जनता के सामने ले जाकर वो भी धिक्कारे कि उस जनता के लिए कुछ नहीं किया गया। रेडी? सर, लोहिया आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, 2023 की चुनाव की तैयारी भी हो रही है, किस प्रकार प्रदेश के दौरे पर का तैयारी है चुनाव? हमारा जो मुझे जिम्मेदारी दी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो हम लोगों का काम है कि पूरे प्रदेश में गांव, गरीब, गुर्बत, गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच जाएंगे, नौजवानों के बीच जाएंगे, दलित, पिछड़ा, वंचित, उपेक्षित लोगों के बीच जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, और जो समाजवाद की नीतियां हैं, उद्देश्य हैं, उनको हम जाके बताएंगे। और मध्य प्रदेश में किस प्रकार कांग्रेस और भाजपा मध्य प्रदेश की जनता को जो फुटबॉल बनाए हुए हैं, जो पोलराइजेशन कर रहे हैं वोट का, एक कभी भाजपा से जनता नाराज़ होती है कांग्रेस तरफ चली जाती है, यदि अब कांग्रेस से नाराज़ हो जाती है तो भाजपा तरफ चली जाती है, इसको हम ख़त्म करते हुए मध्य प्रदेश को सशक्त तीसरा विकल्प देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है सर, 2023 जो चुनाव हुए थे पिछली बार, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, कुछ विधायक पैसों के दम पे बीजेपी ने खरीद लिए थे, आपके विधायक आते हैं तो क्या इस पर माहौल देखने को मिलेगा क्या? आपने तो देखा होगा कि जब सरकार बनी थी 2018 में, उस समय हम भले संख्या हमारी कम थी, लेकिन हमारा विधायक के सहयोग से, हमारे सहयोग से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी मैं आपसे वादा करता हूं कि मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा तादाद में एमएलए जीत के आएंगे कि दल बदल का कानून लागू हो जाएगा और हमारे विधायकों को कोई खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार जो विधायक बन के आएंगे वो नेताजी की सोच वाले, समाजवादी सोच वाले, माननीय अखिलेश यादव की सोच के लोग विधायक बन के आएंगे। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको किस प्रकार धन्यवाद देंगे पार्टी के वजह से? मैं 23 साल से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित तमाम पदों पर रखा है। आज चूँकि चुनाव नज़दीक है तो पार्टी ने मेरा उपयोग समझा और मुझे मिशन 2023 के लिए लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसलिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रवक्ता शमसुल हसन साहब, माननीय आदरणीय RS यादव जी, माननीय कमल सिंह रघुवंशी जी, हमारे छोटे भाई अभिजीत रघुवंशी जी, प्रदेश के तमाम ऐसे साथी लोग हैं जिनकी लगातार मांग थी कि मुझे लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के बीच एक नौजवान जाके अपनी बात करेगा, अपनी पार्टी की कार्यक्रम नीति बताएगा, तो हम 2023 में जरूर सफल होंगे। देखो, बजट हर साल लाते हैं, इस बजट में भी बुनियादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें गांव, गरीब, किसान को कोई फायदा मिल रहा है। ये सिर्फ बड़े बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और इनका सिर्फ गांव, गरीब, किसान सिर्फ इनके भाषण तक सीमित है। लेकिन बुनियादी सुविधाएं गांव, गरीब, किसान के लिए, नौजवान के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई योजनाएं नहीं है। मैं इसलिए खोखले बजट की कड़ी निंदा करता हूं। मोबाइल टीवी सस्ती हुई है। सर, आज पापा जी को थोड़ी जिम्मेदारी मिली, किस नजर से देखते हो? जो मेरे पिताजी
आदरणीय जयपाल सिंह यादव जी पिछले 23 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सच्चे मन से सेवा कर रहे थे, उसका आज उनको फल मिल गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको इतनी बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी देने का काम किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं सभी समाजवादी साथियों से मध्य प्रदेश के से कहना चाहता हूं, अगर कोई पूछे कि जयपाल यादव लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो सम्मानीय साथियों आप बड़ी अपनी बुलंद आवाज़ करके कह देना जयपाल सिंह यादव वो शख्स है जिसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 3 बार अपने जिले से भगाने का काम किया है। जो इस सरकार से इस सरकार ने जिस पे 16 मुकदमे झूठे लगा रखे हैं वो जयपाल सिंह यादव है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का पूरी समाजवादी पार्टी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सच्चे नेताजी के अनुयायी को आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही को सच्ची जिम्मेदारी और मिल चुकी है और पूरी लगन से पूरे मन से हम पार्टी की सेवा करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, जयपाल सिंह यादव जिंदाबाद। सर बजट आया, बजट तो क्या पड़ी है? इस बजट में न गरीब के लिए कोई स्थान है, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न छात्र के लिए, न महंगाई पर इनने कुछ किया है। इनका बजट केवल आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये झुंझुना दिया है हम लोगों को, गरीबों को लिए। इस बजट को हम पार्टी की तरफ नकारते हैं। समाजवादी पार्टी ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ये जो बजट है चुनावी साल को देखते हुए कहा तो आम जनता मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे बजट को हम धिक्कार करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। तो ये चुनावी साल है और समाजवादी पार्टी ने पूरी रूप से अपनी कमर कस ली है और 2023 में मध्य प्रदेश में बदलाव की ओर बढ़ते हुए कदम नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया, ये वास्तव में गंभीर विषय है और 2023 में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों को बराबर टक्कर देने की तैयारी में लगी हुई है। हेडलाइन संतोषी भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 2023 फाइलोरिया रोग के उन्मूलन के लिए जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है। राज्य को इस रोग से मुक्त करने के लिए एक साथ मिशन मोड के कार्य करें। ये उद्गार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में सामूहिक दवा सेवन MDMA और फाइलेरिया और कालाजार रोग के संबंध में सिने कलाकार मनोज वाजपेयी द्वारा लोगों को ऑडियो विजुअल के माध्यम के दिए गए कम्युनिकेशन कैंपेन के पैकेज के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में व्यस्त किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फाइलोरिया रोग का उन्मूलन गरीबी को कम कर सकता है, असमानता को दूर कर सकता है, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है, स्वास्थ्य मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय कार्यक्रम उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में जो कैंपेन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसके उपलक्ष्य में आज हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको आज क्योंकि एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है और ये देखा गया है कि कई व्यक्तियों को या आम जन को बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में कई बार उसके बचाव, उसके रोकथाम में वो चीज़ें अफेक्ट होती है। आए एक छोटा सा आपको बताता हूँ, मैंने अभी मैं कार्यक्रम में था तो अभी मैंने देखा अभी मुझे विकास यात्रा निकालने जा रहे हैं 5 तारीख से। 5 तारीख से विकास यात्रा हमारी पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में निकल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और पूरे ग्रामीण अंचल हो या शहर हो, उसमें 5 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरी टीम हमारी सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर जाएंगे और विकास की जो काम पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे हम ग्रामीण अंचल में, चाहे पेयजल की हम बात, जल जीवन मिशन की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कई स्वास्थ्य संस्थाओं को भी खोला है, डॉक्टरों की भी हम लोगों ने संख्या बढ़ाई है। तो हर क्षेत्र में विकास के काम हुए तो विकास यात्रा निकल के लिए ये राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया गया है। और पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे 12 ज़िले हैं उनमें 10 फरवरी से इसको एक साथ हम लोग दवाइयाँ खिलाएंगे। उसमें अभी जो हमारे 8 ज़िलों में हम लोग इसको जो हमारे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे और जो 3 ज़िले हैं उसमें हम लोग 3 दवाइयाँ उसमें
लाएंगे। अभी तक आज बजट पेश हुआ है सर, तो बजट को लेकर कैसा रहा मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी 20% करीब बढ़ोतरी होकर बजट मिला है। बजट पेश हुआ है केंद्र का स्वास्थ्य जो बजट स्वास्थ्य के लिए बजट का ये बिल्कुल लगातार पूरे प्रदेश में हम लोग आप देख रहे हो कि अभी जो तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं, पहले भी हम लोग कर रहे हैं और हमारे 2 ज़िले हैं वहाँ पर अमूमन वहाँ पर पूरा यहाँ से जो फाइलेरिया ख़त्म होने की पूरी स्थिति में है वहाँ पर है और बाकी ज़िलों में भी जो हमारे 8 ज़िलों में हम लोग अभी यहाँ पर ये दवाई पिलाएंगे, उसके लिए अब कैंपेन पूरे चला रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधियों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में सिलाई कारखाने का ग्लो साइन निकालते हुए एक हादसा हो गया जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जहां 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका इलाज मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव नाम के युवक की करंट लगने से मौत हो गई, वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव सिलाई कारखाने में काम कर रहा था। आज कारखाने का ग्लो साइन बोर्ड निकलते हुए हाई टेंशन लाइन से बोर्ड टकराने से 4 व्यक्तियों को करंट लगा, जिसके बाद देवेंद्र नाम के कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर संजीवनी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में मर्ग कायम करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में घायल युवकों का इलाज चल रहा है। ये सर हम लोग हमारी कंपनी का एक बोर्ड लगा था, ब्रांडिंग बोर्ड, उसको नीचे से ऊपर छत पे निकाल रहे थे तो मतलब वो लाइन निकली है उधर बाजू से, बिल्डिंग के बाजू से, तो उसमें ना वो बोर्ड थोड़ा टकरा गया तो उससे करंट आया। तो हम लोग 4 लोग थे तो चारों लोग को करंट लगा और मतलब बेहोश हो गए हम लोग। तो फिर एक जन थे और हमारे उधर ही ऑफिस में, तो उनने वो बोर्ड को उधर हटाया लकड़ी से और वो बोर्ड से निकाले। फिर हम लोग को मतलब बेहोशी थे तो फिर 2-3 लोग और आ गए, तो फिर उन लोग ने हाथ सीना वीना मला तो हम लोग होश में आ गए। लेकिन वो जो हमारे नन्हे भैया थे देवेंद्र, वो उनको होश नहीं आया, तो फिर उनको हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टरों ने चेक बैक किया और मतलब बोल दिए कि ये जो मृतक है ये कौन है आपके? ये मेरे मामा के लड़के हैं। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ इनको भैया के यहाँ हो गया कम से कम 6-7 साल हो गया काम करते हुए। किस चीज़ का काम करते हैं? कपड़े का कारखाना था हमारे सेठ जी का। किस नाम से? जीलू बॉटम करके कंपनी है, उसमें काम करते थे। आपका नाम है? मेरा नाम अनिकेत यादव। ये संजीवनी नगर रोड पे मुकेश पारवानी का जो है झीलू बॉटम कपड़ा, रेडीमेड कपड़े का सिलाई सेंटर है, वहाँ पे काम करते हैं कुछ कारीगर लोग। तो आज दोपहर को 12-12:30 बजे के आसपास ये लोग बोर्ड निकाल रहे थे, तो बोर्ड जो है मेन लाइन करंट में टच हो जाने से करंट लग गया, जिससे जो है देवेंद्र यादव गढ़ाकोटा का रहने वाला है, जिसकी मेडिकल अस्पताल लाए। मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर साहब ने बेहोशी हालत पे लाए। डॉक्टर साहब ने चेक किया, चेक करने पे डॉक्टर साहब ने मृत्यु होना घोषित कर दिया। उसके साथ के 2 और लोग हैं जिन्हें भी हाथ पे करंट लगा हुआ है, उनकी हालत ठीक है। जो मृतक युवक है ये कौन है, कहाँ का निवासी है, कितनी उम्र है? मृतक जो है ये गढ़ाकोटा का रहने वाला है, यहाँ 7-8 वर्ष से उसी कारखाने पे काम कर रहा है। कितनी उम्र होगी लगभग इसकी? 28 वर्ष। जो घायल हुए उनकी क्या नाम है? उसका अनिकेत यादव और अनिल खत्री। आपका सब नाम? विनोद कुमार द्विवेदी। कुंडम थाना क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रहे एक अधेड़ को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही अधेड़ की मौत हो गई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शिंदे ने बताया कि कुंडम के ग्राम गगई में शादी समारोह से लौट रहे इंदर सिंह कुशराम उम्र 39 को अज्ञात वाहन टक्कर मार कर दी गई, जिसके चलते इंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी कुंडम पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंची और जब जांच की तो इंदर सिंह की सांसें थम चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अधेड़ को मौत के घाट उतारने वाला अज्ञात वाहन कौन सा है, जिसको लेकर पुलिस अब मर्ग में मौजूद सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई है। घटना है, सुबह एक अज्ञात वाहन ने इंदर सिंह कुशराम को टक्कर मार दिया था। इनकी उम्र लगभग 49 ईयर है। ये
गंगई गांव से शादी से घर लौट रहे थे। उसी बीच एक अज्ञात वाहन आया और टक्कर मारा। मौके पर ही इंदर सिंह खुशराम की डेथ हो गई थी। सूचना मिलते ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। शीघ्र ही हम अज्ञात वाहन का पता लगा देंगे। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से त्रस्त महिला जब रांझी थाने पहुंची तो उसकी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस के आला अधिकारियों को अपनी व्यथा सुनाई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए वैशाली झा ने बताया कि रांझी क्षेत्र निवासी वैशाली झा का विवाह 2 वर्ष पूर्व ही रांझी क्षेत्र में हुआ था। शादी के 1 हफ्ते बाद ही वैशाली के ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने लगे। परेशान पीड़ित रांझी थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वैशाली समाज सेविका रीना राज सोनकर के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शिंदे ने अपने साथ हो रही प्रताड़ना की जानकारी दी। वहीं पूरे मामले को सुनने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रांझी थाने में महिला की शिकायत दर्ज कर विधि समेत कार्रवाई करने का आदेश दिया। हम एसपी कार्यालय आए हैं। हमारे पास एक हमारे ऑफिस में वैशाली झा करके एक महिला आई थी जो 15 दिन से काफ़ी भटक रही थी रांझी थाने में। इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो मजबूरन हमें एसपी कार्यालय आना पड़ा लेके इनको। क्या घटनाक्रम है पूरा? घटनाक्रम ये है कि इनके पतिदेव हैं, जेठ हैं, सास ससुर हैं और एक अंकल पड़ोस में जो रहते हैं। इनके साथ काफ़ी मारा पीटी की गई है, बदतमीज़ी की गई है, शारीरिक मतलब बोल भी नहीं सकते हम, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। कितने वर्ष हो गए इनकी शादी? इनकी शादी को 2 वर्ष हो गए हैं और जिस दिन से शादी हुई है उसके 1 हफ्ते बाद से ये स्टार्ट हो गया था। तो पति कहाँ है अभी? पति को गायब कर दिया गया है। ये बोल रहे हैं पहले पैसे लेके आइए, फिर उसके बाद हम आपके पति को आपके पास सौंपते हैं। ठीक है, क्या नाम है? रीना सोनकर, समाज सेवी। एसपी ऑफिस आए। क्या हो गया आपके साथ? सर पति और जेठ ने हमारे साथ मारपीट करे, जिसकी सुनवाई हमारी रांझी थाने में नहीं हो रही। कब मारपीट करे थे? 15 दिसंबर को। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? रांझी बड़ा पत्ता। क्या नाम है पति का? रविंद्र झा और जेठ का सुदीप झा। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को आपके? 2 साल हो गए सर। दहेज वहेज की मांग करते हैं? जी, सास ससुर हैं, घर आके मारपीट करते हैं, बोलते हैं हमारे लड़के को तलाक दे और हमारे पति भी घर से जेवर और 50,000 रुपये लेके भाग गए। अभी कहाँ है पति? पति को सर छुपा दिए और कहते हैं कि जब पैसे लेके आएगी मायके से, जब हम पति से मिलवाएंगे। आपका शुभ नाम? वैशाली झा। जिससे एक महिला आई थी जिसने अपने पति और सास ससुर की कंप्लेंट किया है। उसकी शादी लगभग 2 वर्ष पहले हुई थी। उसका कहना यह है कि 2 वर्ष से उसके परिवार के लोग यानी पति और उसके सास ससुर वगैरह उसको परेशान करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, दहेज की भी डिमांड कर रही है। इस बात का उसने आवेदन दिया है। संबंधित थाना प्रभारी को बताया गया है कि इसमें शीघ्र अपराध पंजीबद्ध करें, आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुख्याताऊ रानीपुरा काकागंज में बिच्छ गैंग का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया है, जहां आए दिन किसी न किसी वारदात को इस गैंग द्वारा अंजाम देते हुए कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। तो वहीं क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल भी गैंग के आतंक से निर्मित होने से क्षेत्रवासी खौफजदा है। यह गैंग अब तक आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुकी है। हथियारों के बल पर जहां लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी हैं, वहीं खुल्लम खुल्ला शराबखोरी कर गैंग के सदस्य महिलाओं और बच्चियों से भी छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश पनप रहा है और सभी पुलिस प्रशासन से गैंग की गतिविधियों पर अंकुश लगे सख्त कार्रवाई की मांग बुलंद कर रहे हैं, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासियों ने एक मांग पर कोतवाली पहुंच सीएसपी को सौंपा है ज्ञापन। इनका आतंक क्या है तो वहाँ माता देने छेड़छाड़ रात को 10 बजे के बाद इकट्ठे होगा, उदम मचाना, दारू पीना, कोई उनका है तो घर में दमन। अगर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया आया हम चाहते हैं सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर किसी के नाम आपको पता हो तो आप गोपनीय तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ पर सिटी कोतवाली में किस चीज़ का ज्ञापन देने आए हुए थे? क्या है, बहुत दिनों से कोई हम लोगों को कल मालूम पड़ा कि बिच्छू गए हैं को बापूरी परविया रानीपुरा काकागंज 15 नगर तरफ बहुत आतंक मचा है। आदमी को लाने निकलना मुश्किल है।
खुलेआम दारूखोरी हो रही है, खुलेआम दारूखोरी हो रही है, छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। अभी परसों की घटना है, एक पुरवा पर एक गाड़ी खड़ी थी उमेश रेकवार की, उन लोगों ने उसको फटरा से पटका, लाठों से उसको तोड़ दिया। इस संबंध में लेकर आज CSP साहब के नाम हम यहाँ क्षेत्र के लोग पुरवा रानीपुरा काकागंज के क्षेत्र के लोग आज यहाँ उनको ज्ञापन देने के लिए आए और उनके नाम समझाने को उनको तत्काल कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। क्या कारण है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? अब अभी तो ये नहीं कह सकते हैं, मगर एक बात पक्का है कि परसों जिस प्रकार से जो गाड़ी तोड़ी गई और उनका कंप्लेंट किया गया तो पुलिस ने उनके लिए गिरफ्तार तो किया है, मगर हम लोग इसलिए आए हैं ज्ञापन देने कि उन पर सख्त कार्रवाई उस गैंग के ऊपर की जाए जिससे आगे की और घटनाएं ना हो सके। आज ये यहाँ पर सिटी कोतवाली के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। हम लोग पुरगाव वार्ड से आए हैं। वहाँ पे काकागंज वार्ड और क्या नाम रानीपुरा पुरगाव क्षेत्र में एक बिच्छू गैंग करके है, वो ज़्यादा सक्रिय है और वो लोग क्या करते हैं कि दारू पी के आतंक मचाते हैं। किस तरीके का आतंक मचाया जा रहा है? तलवार, नंगे हथियार लेके, तलवार लेके अपने घूम रहे हैं। कोई भी आ गया तो किसी की भी साथ छेड़छाड़ करते हैं, महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं वो, और पटांगाली गलत करते हैं। तो इसकी आपने थाने में शिकायत नहीं कराई पूर्व में? पहले अभी एक हमारे आज़ादी बंदी हैं उमेश रेकवार भाई, उनकी गाड़ी की तोड़ फोड़ की है, उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। जिसके बाद उन्होंने हम लोगों को बताया तो हम लोग सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर और यहाँ ज्ञापन देने आए। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग क्षेत्र में शांति चाहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? उमाशंकर। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सिंघई कॉलोनी निवासी एक युवक पर उसके मामा के लड़के ने पेट्रोल बम फेंका तो उसमें भयंकर डालकर आग लग गई, जिसमें अजय उर्फ बबला गुप्ता बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे आनन फानन में उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। आग लगाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CSC प्रभात शुक्ला ने बताया कि एक युवक पर उसके मामा के लड़के के द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की सूचना मिली थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस अस्पताल और पीड़ित के घर पर मौके पर पहुंची थी। एक संदिग्ध हालत में 11 जनवरी को एक वेन्यू सफ़ेद रंग की कार, जिसमें गाड़ी में नंबर आगे पीछे नहीं था, तो इसको 29 थाने में रखवाया गया था। और चूँकि इस वक्त उसके नंबर से और उसके नाम से गाड़ी का ट्रेस नहीं हुआ, आज गाड़ी की मालकिन जो कि एक महिला है, उन्होंने आया और अपने उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी हमारी है। उस गाड़ी की तलाशी हमने उसकी वीडियोग्राफी की और पंचायत की समझ तलाशी ली है, तो उसमें हमको 4 जिंदा कारतूस मिले हैं 7.65 के और 7 नग खोखे मिले हैं चले हुए कारतूस। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है हम उसमें करेंगे। जी धन्यवाद। गढ़ा क्षेत्र में आज एक महिला का घुमा हुआ मोबाइल जब एक व्यक्ति को मिला तो उसने गढ़ा थाने पहुंचकर गुमा हुआ मोबाइल पुलिस के सुपुर्द किया। इसके बाद पुलिस ने भी महिला का पता लगाया और उससे उसका गुमा हुआ मोबाइल जब सौंपा तो उसके चेहरे पर खुशी देखी गई। मामले की जानकारी देते हुए गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि गढ़ा क्षेत्र में बाजार जाते समय ज्योति तिवारी नामक महिला का मोबाइल उसने कहीं गुम हो गया था, जो काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिला है। ज्योति तिवारी अपना मोबाइल गुमने से काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां थी। लगभग वह अपना मोबाइल भूल चुकी थी, लेकिन यहाँ मोबाइल क्षेत्र में भी घूम रहे एक व्यक्ति को जब मिला तो उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए गुमा हुआ मोबाइल पुलिस तक पहुंचाया। जिसके बाद पुलिस ने जब मोबाइल मालिक का पता लगाया तो पता चला कि वह गढ़ा निवासी ज्योति तिवारी का है। पुलिस ने मोबाइल मालिकन को थाने बुलाकर उन्हें उनका मोबाइल जैसे ही सुपुर्द किया। घटना कर्मों को तेजाब डालने की सूचना मिली थी लड़के को, क्या मामला है? पांडे चौक के पास सिंघई कॉलोनी में एक अजय उर्फ बबला गुप्ता रहते हैं। इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इनके घर में 11:30 बजे राहुल गुप्ता, जो उनका दूर से रिश्तेदार भी लगता है, वो आया और उसने दरवाज़ा खुलवाया और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने एक शीशे में पेट्रोल भर के उसमें आग लगा के पेट्रोल बम के रूप में फेंका। चूँकि वो लोहे का दरवाज़ा था
तो इसलिए उसके कांच टूट के और कुछ उसके पोर्शन और जलते हुए उस अजय गुप्ता के चेहरे में, छाती में और हाथ में लगे, जैसे थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन मतलब दरवाज़ा लगे होने की वजह से बच गए। तो उस संबंध में तत्काल उनको मेट्रो अस्पताल ले जाया गया। तो 30% बर्निंग का केस बना है। धारा 3/7/294 के अंतर्गत केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है और रंजिश के कारण के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी का कोई पुराना बैकग्राउंड रिकॉर्ड है? आरोपी के संबंध में अभी कोई रिकॉर्ड नहीं पता चल पाया है। अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।